हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के एसएसटी के लिए प्री बीसीआर क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो जितना हो सके अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से शुरू कर दीजिए, नहीं तो आपका कब टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका एग्जाम आ जाएगा। इसलिए जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, अभी से समझ के पढ़िए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और जो लोग चैनल पे नए होंगे, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे, वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, एसएसटी पेपर 2 में पूछा जाता है और 60 नंबर का पूछा जाता है, तो जितने भी एमसीक्यू हैं सभी आपको करवाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, 27 तारीख से आपका फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे, तो जितना हो सके अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, इल्तुतमिश ने करवाया था पूरा। देखिए, समझते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1199 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार की नींव रखी थी, लेकिन वह केवल इसकी पहली मंजिल आधार ही बनवा सका था। पूर्णतः इसे बनवाया था तो ऐबक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी और दामाद इल्तुतमिश ने इसे बनवाया था। इसमें 3 और मंजिलें जुड़वाई और 1220 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया। और देखिए, इसकी मरम्मत हुई थी, तो इसकी मरम्मत बाद के वर्षों में आकाशीय बिजली गिरने के कारण मीनार क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने ठीक करवाया था और इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह हो जाएगा एनी बेसेंट थी। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जो लोग अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए इस क्लास को। देखिए, समझते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और देखिए, सरोजनी नायडू एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष बनी थी। इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और देखिए, सुचित्रा कृपलानी ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी जो उत्तर प्रदेश की थी, तो याद रखिएगा। और देखिए, मैडम भिखाजी कामा, इन्हें भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है, लेकिन वे कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रही थी, तो याद रखिएगा। यह सभी पॉइंट के बारे में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो वह हो जाएगा अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो बौद्ध संगीति प्रथम हुई थी तो अजातशत्रु के शासनकाल में। देखिए, चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में समझते हैं। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में मगध नरेश अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुई थी तो अजातशत्रु के शासन काल में 483 ईसा पूर्व में। और देखिए, यह संगीति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक बाद राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करना था। देखिए, काला अशोक के शासनकाल में हुई थी तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी और वैशाली में आयोजित की गई थी। और देखिए, अशोक के शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में हुई थी तो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, जो लगभग 250 ईसा पूर्व में और पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो देखिए, अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी जो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और देखिए, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी जो 72 ईसा पूर्व में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। तो याद रखिएगा, सभी पॉइंट क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वह हो जाएगा बैरोमीटर का। तो वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
देखिए समझते हैं। देखिए सिस्मोग्राफ, इसका उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। देखिए हाइग्रोमीटर, यह वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता या नमी को मापता है। और देखिए थर्मामीटर, इसका उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर का उपयोग तापमान, टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। देखिए आप नोट्स भी बनाते चलिए, आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा बाद में। देखिए आप रिवीजन भी कर सकते हैं, तो साथ में नोट्स जरूर बनाइए अपनी खुद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा तीसरा, 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल जो एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था किस राज्य में स्थित है? तो लोथल जो एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था किस राज्य में स्थित है? तो वह हो जाएगा गुजरात में। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए लोथल सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था जो आधुनिक गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? तो किस ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? तो वह हो जाएगा शुक्र ग्रह को। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए शुक्र ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार और सांझ का तारा इवनिंग स्टार दोनों कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद आकाश में सबसे चमकीला दिखाई देता है। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली मेरी प्रॉपर क्लासेस मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी वर्तमान में कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार है? तो वह हो जाएगा, देखिए कानूनी अधिकार हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, कानूनी अधिकार लीगल राइट हो जाएगा। देखिए मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब यह संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत एक समान कानूनी या संवैधानिक अधिकार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, अनुच्छेद 21A में है। देखिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए इसे संविधान में जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक फर्स्ट सिटीजन किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो वह हो जाएगा राष्ट्रपति को कहा जाता है। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। देखिए भारत में प्रथम नागरिक राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को कहा जाता है, और देखिए द्वितीय नागरिक उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को कहा जाता है, और देखिए तृतीय नागरिक प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है। इसके बाद चौथे स्थान पर राज्यों के राज्यपाल और पांचवें पर पूर्व राष्ट्रपति आते हैं। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह स्थित है? तो अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह स्थित है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती की है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। वे 12वीं शताब्दी के फारस ईरान से भारत आए थे और अजमेर में बस गए थे। उनकी दरगाह सभी धर्मों के लिए लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह कथन किस महापुरुष का है? तो आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह कथन किसका है?
तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद का है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने यह बात युवाओं को शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाने के महत्व को समझाने के लिए कही थी। उनका मानना था कि एक स्वस्थ और मजबूत शरीर के बिना उच्च आध्यात्मिक ज्ञान को समझना कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो वह हो जाएगा सरस्वती नदी को माना जाता है सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह हो जाएगा बृहदर्थ था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, बृहदर्थ की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, 185 ईसा पूर्व में कर दी थी, जिसके बाद मगध पर शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ था। और मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे कई बड़े कारण थे, क्योंकि अशोक के बाद कोई भी शासक इतना शक्तिशाली नहीं रहा जो इतने विशाल साम्राज्य को संभाल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो वह हो जाएगा हरिसेन ने की थी। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, इसके पहले जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, देखिए सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। देखिए, हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। उन्होंने इस प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में की थी, जो इलाहाबाद के प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर खुदी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक रियल फाउंडर किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, इल्तुतमिश को माना जाता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश ममलूक वंश की स्थापना की थी, लेकिन इल्तुतमिश को ही इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका कारण है कि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ किया और राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया और दिल्ली सल्तनत को एक स्वतंत्र और सुव्यवस्थित राज्य का रूप दिया। तो याद रखिएगा सभी पॉइंट, क्वेश्चन यहीं से आपको बनते हैं, इसलिए आपको थ्योरी भी करवा रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो टाल दिया था, तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन को। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, यह घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 से 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो वह हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अगर जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, अगर आपने ईमानदारी से कर लिया, आपका यूपी टेट 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। देखिए, जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट लिए हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी से, तीनों से लिए हैं क्वेश्चन। और देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो वह हो जाएगा अकबर ने की थी। भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी। देखिए, अकबर ने अपने शासनकाल में 1571 ईस्वी के आसपास में नागरिक
और सैन्य प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए इस प्रणाली की शुरुआत की थी। देखिए, हर मनसबदार के पास 2 ओहदे होते थे, एक जात और एक व्यक्तिगत रंग और वेतन तय करने वाला होता था, और सवार घुड़सवारों की संख्या तय करने वाले होते थे। और देखिए, सैनिक जिम्मेदारी मनसबदारों को युद्ध के समय सम्राट की सहायता के लिए एक निश्चित संख्या में सैनिक घोड़े रखने होते थे। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था? तो वास्को डिगामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था? तो वह हो जाएगा 1498 में पहुंचा था। देखिए, वास्को डिगामा 20 मई 1498 को भारत के मालाबार तट पर स्थित कालीकट, जो अब कोझिकोड बंदरगाह है, वहां पहुंचा था। और देखिए, किस शासक ने उसका स्वागत किया था? जब वास्को डिगामा कालीकट पर पहुंचा तो वहां के स्थानीय हिंदू शासक, जिन्हें जमोरियन की उपाधि दी गई थी, उन्होंने उनका स्वागत किया था वास्को डिगामा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो वह हो जाएगा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। देखिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, जो आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। उन्होंने 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह और मूर्ति पूजा के खिलाफ पूरे जोर से आवाज उठाई थी, और उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसने हिंदू धर्म में सुधार लाने और एकेश्वरवाद का प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन ये हैं, देखिए सारे सिलेक्टेड हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है तो वह हो जाएगा बृहस्पति, जुपिटर हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, बृहस्पति, जुपिटर और मंडल का सबसे विशाल ग्रह होता है, जो द्रव्यमान और आयतन दोनों में सबसे बड़ा होता है। यह गैस एक विशाल गोला है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। देखिए, बृहस्पति का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 11 गुना है। इसमें 1300 से अधिक पृथ्वी समा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा कन्याकुमारी हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी अध्यक्षता अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा का सांख्यिकी विवरण किस भाग में दिया गया है? तो अकबरनामा का सांख्यिकी विवरण किस भाग में दिया गया है? तो वह हो जाएगा आईने अकबरी में दिया गया है। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर क्लास को जरूर कर दीजिए। आप लोग क्लास देख लेते हैं पर लाइक शेयर नहीं करते हैं, तो आप लोग कर दिया करिए। देखिए, अकबरनामा का तीसरा भाग, जिसे आईने अकबरी कहा जाता है, मुगल साम्राज्य का विस्तृत सांख्यिकी विवरण प्रदान करता है। इसमें प्रशासन, सेना, राजस्व, भारत की संस्कृतियों से जुड़े आंकड़े शामिल हैं। तो अकबरनामा के तीसरे भाग में आईने अकबरी में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा इंजल जलप्रपात हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किन राज्यों
से होकर गुजरती है तो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वह हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वह हो जाएगा यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका से। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इन्हें भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। और देखिए उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, 25 वर्ष रखी गई है। देखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इन शीर्ष पदों के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। और देखिए मतदान वोटिंग भारत में वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष की आयु में मिल जाता है। भारत में वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष की आयु में मिल जाता है। और देखिए पंचायत, नगर पालिका, स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वह 21 वर्ष होनी चाहिए। देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं तो उसको जाके ज़रूर देखिए। और देखिए आप एसएसटी के लिए अगर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं जो 60 नंबर की, उसके लिए निश्चिंत रहिए। जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं सभी आपको कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए 30 क्वेश्चन में से जरूर बताइएगा आपके कितने स्कोर बने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।